अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर ब्रिजेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट कादी मोहम्मद हारिस और आज जो दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं पहले चाहूँगा कि आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं उनका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर शाहिद अली ख़ान साहब को मैं इंट्रोड्यूस कराऊं। सर ना सिर्फ ये कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के राइटर हैं, सर ना सिर्फ ये कि एक बहुत एक्सपीरियंस किस्म के बिजनेसमैन हैं, बल्कि सर को आज हमने जिस मकसद के लिए दावत दी है वो ये है कि सर माशाल्लाह गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग और गाड़ियों के हवाले से बहुत एक्सपर्ट हैं और सर की एक्सपर्टीज से आज इंशाल्लाह हम फ़ायदा उठाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? खैरियत? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सर साकिब मेमन साहब। इनकी एक्सपर्टीज़ तो खैर मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सर माशाल्लाह एक बाइक वर्कशॉप ओन करते हैं DHA कराची में। और सर के हवाले से मैं सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि यूजुअली जब ऐसा होता है ना कि कोई पेशेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा रहा होता है और हॉस्पिटल जो है उसको लेने से मना कर देते हैं कि भाई ऐसा केस हम नहीं ले सकते, तो सर भी बिल्कुल ऐसी है कि वो आखिरी हॉस्पिटल जो वो पेशेंट ले लेता है, वो तमाम बाइक जो यूजुअली दूसरे मैकेनिक्स नहीं बना पाते, हैवी बाइक्स, अच्छी बाइक्स, महंगी किस्म की बाइक्स सर के पास आती हैं और सर उन बाइक्स को ना सिर्फ ये कि रिपेयर कर देते हैं बल्कि ज़बरदस्त किस्म का कर देते हैं। सर से आज इंशाल्लाह हम बाइक्स के हवाले से बात करेंगे, ना सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से बल्कि रिपेयरिंग के हवाले से भी। सर कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है कि अभी रिसेंटली मैंने जो स्टैट्स देखे वो देखे कि दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस वक्त इसकी वर्ल्ड में तकरीबन वर्थ है 3000 बिलियन USD। ठीक है। यानी अगर हम बहुत सारे कंट्रीज़ की GDP मिलाएं तो शायद वो जाके इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बराबर बनती है। इसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4000 बिलियन USD तक पहुंच जाएगी। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सर मुझे सबसे पहले शाहिद साहब आप बताइए कि इस इंडस्ट्री में हमारे स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इस लेवल पे जब वो स्टूडेंट हैं, जब वो ख़ास तौर पे पढ़ाई से वाबस्ता हैं, वो चाहते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते ख़ुद कफ़ील हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, कम से कम हम अपनी फ़ीसेस वगैरह यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते पहुंचते हम उसको खुद बेयर कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? देखिए, मैं एक बात आपको इसको बताऊँ। ऐसा है कि हर चीज़ मैं समझता हूँ, कोई भी चीज़ आप इवन जो शर्ट खरीदते हैं ना, ये भी बिजनेस हो सकता है। खरीद आपने पहनी हुई शर्ट, वो बिजनेस हो सकता है। तो मेंटली अगर आप ये प्रिपेयर्ड हैं कि जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ उसको बिजनेस के लिए खरीद रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट दिमाग में क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो गाड़ी इसी तरह एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे ये मैंने घड़ी पहनी हुई, तो ये मैंने जब खरीदी है तो मैंने ये सोच के खरीदी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। इसको कल को मुझे बेचना अगर होगा तो जिस पैसों में मैंने ली उससे महंगी बिकेगी। तो ये समझ लेना कि कोई भी चीज़, छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ इस सेंस में लेनी चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो आपके बच्चे हैं, जो आज हमारे ऑडियंस हैं, इनको अगर ये बात समझ आ जाए ना, इस लेवल पे जिस लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, तो ये खुद ब खुद एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। यानी आज से ही अपने दिमाग को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ समझ लें कि भाई मैंने गाड़ी बनानी है, अब्बा से लेने पैसे, भाई 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं जो लोगों को नहीं पता, शायद नहीं आती हैं आज भी। ठीक है। पुरानी FF खरीद लें। ठीक है। 40,000 रुपये की मिलेगी, 10,000 रुपये लगाएं, नहीं बन जाएगी। यानी ये जो समझा जाता है उमूमी तौर पे कि ये अमीरों के शौक है। नहीं, अमीरों को शौक नहीं है, ये तो हर गरीब आदमी कर सकता है। मोटरसाइकिलें सस्ती है, साकिब भाई से पूछे, मोटरसाइकिलें सस्ती है अब तो गाड़ी। क्यों साकिब भाई? हाँ, हर लेवल पे हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे। आप उस अपनी पॉकेट के हिसाब से शौक पूरा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हर लेवल पे। लेकिन सर एक चीज़ मुझे बताएं कि आपका स्पेसिफिकली ना, आप जो आपकी मार्केट है नीश मार्केट ना, आप हैवी बाइक्स पे काम करते हैं, और हम अगर हैवी बाइक्स का एक छोटा सा सैंपल भी, अगर स्टैटिस्टिकल सैंपल हम यहाँ रोड्स पे खड़े होकर देखें ना, तो DHA क्लिफ्टन में तो शायद फिर भी हमें फ्रीक्वेंटली लोग आते जाते मिल जाएं, यहाँ बीच में सिटी वगैरह में इतने लोग नहीं मिलते। क्या ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की नीश मार्केट है, बहुत लिमिटेड लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? ऐसा नहीं, असल में ये सोच है उस बंदे की जब तक वो इस फील्ड में आया नहीं, उसने कदम नहीं रखा। इस वक्त सबसे ज़्यादा बाइक्स आप और हम समझ रहे हैं ना कि डिफेंस साइड पे है या पोश एरियाज में है। ऐसा नहीं है, वहाँ अच्छी बाइक्स हैं, महंगी बाइक्स हैं, लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से देखें, राइडर्स के लिहाज से देखें, शौक के लिहाज से देखें, तो आपके सेंट्रल में, नॉर्थ में ज़्यादा हैं। फिर 50, 60, 70 बाइक्स के ग्रुप्स हैं जो वीकेंड्स में निकलते हैं, संडे निकलते हैं।
संडे नाइट सैटरडे नाइट राइड करते हैं, हाईवे पे जाते हैं राइड करने, या कोई नाश्ते के प्लान करके राइड करते हैं इस तरह से। तो वहाँ ग्रुप्स ज़्यादा हैं बनस्बत आपके पोश एरियाज़ के। पोश एरियाज के, यानी ये पोश एरियाज़ में ये चीज़ एक फैशन के तौर पे है अच्छा कि जी आपके घर में एक ग्रैंड खड़ी हुई है तो एक हार्ले भी खड़ी हो, वो एक बन गया है। लेकिन शौक जो है वो उन एरियाज़ में है, ज़्यादा है। नौजवानों के पास। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो हम चीज़ें देख रहे हैं ना, ख़ासतौर पे गाड़ियों के हवाले से आपने बताया, लोग यूजुअली ये समझते हैं कि ये शौक़ पालने के लिए आपके पास एक मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी आपने बात की ना जैसे कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से। मुझे बताएं कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपके सामने आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में, कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके छोटा मोटा थोड़ा बहुत अपना खर्चा चलाना शुरू कर दूं, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कैसे आप गाइड करें। देखिए बहुत कोई भी, मैंने एफएक्स का जिक्र किया आपसे, एफएक्स है, कोरे है पुरानी वाली कोरे, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आप खरीद सकते हैं बहुत सस्ते पैसों में, और ख़राब हालत में खरीदें। ख़राब हालत में खरीदने में फ़ायदा ये है कि आपका एक्सपीरियंस भी क्रिएट होगा कि ये कैसे रिपेयर होगी। सही है, ठीक है, आप उसमें जाएंगे ना, ख्वार होंगे थोड़ा सा। जैसे बाइक खरीदते हैं आप पुरानी, तो उसको जब आप सही करते हैं या कोई भी चीज़ आप खरीदें तो उसमें रिपेयरिंग जब इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको उसका नॉलेज क्रिएट हो जाता है। सही। और जब नॉलेज क्रिएट हो जाएगा तो वो बिजनेस आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है ना, इट्स जस्ट ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो एफएक्स खरीद लें, एफएक्स है, बहुत सारी गाड़ियाँ, एक नहीं है। अभी किसी साहब ने एक सिट्रियन की 2CV एक गाड़ी आती थी, अच्छा, सिट्रियन, शायद नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, फ्रेंच गाड़ी है, 2CV, 2 सिलेंडर इंजन होता था उसका, ठीक है, और उसका छत जो होती थी कपड़े की होती थी, हाँ, सही, सही। ठीक है। और ये ज़्यादातर गाड़ियाँ PIA ने खरीदी थी अपने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए, जो टारमेक पे चलती है ना गाड़ियाँ, क्योंकि हल्की होती है बहुत, और पतली सी टायर होते हैं। वो गाड़ी किसी साहब ने खरीदी थी, अभी से कोई मेरे दोस्त हैं उन्होंने खरीदी थी, और वो उन्होंने उसको रिपेयर किया, सही किया, तो शायद उनको पड़ी थी ₹1,00,000 की। 1974 का मॉडल था, उसका गेयर भी डैशबोर्ड के अंदर होता है। ओह, सही सही, ठीक है याद होगा साकिब भाई आपको, ठीक है। और वो अभी उन्होंने बेची है ₹50 लाख की। ओह, ₹1,00,000 की खरीदी थी उन्होंने, ₹50,000 खर्च किए होंगे, शायद टायर लिए, ये लिया, वो लिया, ₹1,00,000 खर्च किए होंगे, ₹50 लाख की, 5 मिलियन रुपीस की। क्या प्रॉफिट है। तो आप ये सोचें कि एक पुरानी गाड़ी में कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह अभी रिसेंटली मैं ढूंढ रहा हूँ एक गाड़ी, उसका नाम है, उसको कहते हैं FJ60, लैंड क्रूजर की FJ60, 1981 से लेके 1987 तक आई है, ठीक है। ये मैं ढूंढ रहा हूँ आजकल। तो आप यकीन कीजिए कि जो आजकल पॉपुलर वेबसाइट है, आजकल जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, नाम लेने का तो फ़ायदा नहीं, सबको ही पता है, तो वो वेबसाइट पे ₹14 लाख से 68 लाख तक की है अवेलेबल। 14 लाख रुपए से 68 लाख। क्या रेंज देखें, 48 लाख टू 68 लाख, क्या प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। सोचते तो 68 लाख वाली को मैंने पहले फ़ोन किया, सबसे पहले उसी को फ़ोन किया। तो कराची में एक साहब है, एक बहुत मशहूर रिस्टोर करते हैं क्रूजर्स को, टोयोटा लैंड क्रूजर है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने इसको पूरा बॉडी शेल उतार के चैसी भी नया किया है, फला भी किया है, ये भी। तो मैंने कहा भाई अगर 14 लाख की तूने ली थी तो तूने कितने पैसे खर्च कर दिए मेरे भाई। तो जो गाड़ी की बजट से भी ज्यादा ही खर्च कर दी। 68 लाख रुपीस मांग रहे हो, क्या ऐसी मिलेगी नहीं, कोई गाड़ी है नहीं, और सच में नहीं है वैसी कोई गाड़ी, क्योंकि वो हर चीज़ उसने ओरिजिनल लगाई है उस गाड़ी में। साकिब भाई ने एक वेस्पा बनाई थी जिसमें साइड कार भी बनाई थी, ठीक है। अच्छा, जैसे वो जेठालाल की, जी जी जी, जो वो दोस्ती बड़ा मशहूर गाना है उसका, अमिताभ साहब का, उसमें नहीं बैठे हुए वो, वही साइड कार के साथ। तो शायद भाई, और हम जहाँ निकलते थे इनके साथ गया हूँ मैं उस पर, तो वो दोस्ती का गाना लोग गाना शुरू हो जाते थे रास्ते में, ऐसी है। तो वो इन्होंने बनाई 1962 की। अच्छा, कब चलाई है? अभी की बात है, अभी कोई 2-4 साल पुरानी बात है सर। फिर आप कंप्लीट करें। मैं तो ये बता रहा था कि जैसे अब उसमें, अब जैसे कि वेस्पा है, अब वेस्पा लोग समझते हैं कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। $25,000 $25,000 की बिकती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो बनाई थी, हमने जब बनाई थी 4 साल 5 साल पहले, तो मेरे ख्याल है हमने खरीद के बना के और साइड कार लगा के ₹2 लाख की नहीं पड़ी थी, और ऐसी थी कि वो लगती थी ब्रांड न्यू है, ऐसा नहीं है ब्रांड न्यू, इट्स टू लुक लाइक ए ब्रांड न्यू।
हमने उसकी सारी चीज़ें भी ब्रांड न्यू जैसी लिखी थी, कोई क्रोम नहीं लगाया था, जो उसमें ओरिजिनल आता है वही लगाया था सब कुछ। साकिब भाई ने बनाई थी पूरी। और हमने उसको डेली यूज़ किया। हाँ, जैसे डेली यूज़। शाहिद भाई की एक आध बाइक और उस ज़माने में हम रिस्टोर कर रहे थे, होंडा गोल्ड विंग कर रहे थे, तो वो हम भी उस वेस्पा में, शाहिद भाई साइड कार में बैठते थे, मैं चलाता था, मार्केट के सारे काम उसी में करते थे। सर मैं तो सोच के ही फैसिनेट हो रहा हूँ, मज़ा आता होगा। सर एक चीज़ मुझे बताएं, अभी आपने 1962 की वेस्पा की एग्जांपल दी ना, यूजुअली हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है ना, उतनी ज़्यादा वो डेप्रिशिएटेड होती जाती है, उतनी ज़्यादा बेकार होती जाती है, लोग यूजुअली नई गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग कंप्लेन करते हैं कि यार जो न्यू गाड़ियाँ हैं ना, उनमें वो क्वालिटी नहीं है, बॉडी वाइज भी, इंजन वाइज भी, कि वो मतलब फॉर एग्जांपल खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो तो वो फ़ौरन पिचक के एक तरफ हो जाती हैं। पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा मटेरियल अच्छा यूज़ किया जाता था। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि वाकई ऐसा था कि पुरानी गाड़ियों की क्वालिटी और अब इस वक्त जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी क्वालिटी में है फ़र्क? अच्छा असल में दो चीज़ें हैं जो आप देखते हैं ना एक गाड़ी में, एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, दूसरा परफॉर्मेंस। अब ड्यूरेबिलिटी में जाएंगे तो आपको पुरानी गाड़ी चाहिए, ओह अच्छा, सही। मटेरियल के लिहाज से उसकी लाइफ है। और अब परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आपको नई गाड़ी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो शौकीन होंगे वो अपने उस शौक को अपने पुराने मॉडल से ही पूरा करेंगे। पहले मसला क्या था, जैसे आप कह रहे हैं कि जी पुरानी हो गई तो वो कंडम कर देते थे, कहते थे ख़राब हो गई, फेंक दे, कचरा हो गया, कबाड़ हो गया। उसकी वजह ये थी कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और एक आम आदमी का पार्ट्स खरीदने का एक्सेस नहीं था कि कहाँ से मंगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब आप आज किसी भी गाड़ी का पार्ट खुद मंगा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, या बहुत से लोग हैं जो आपको मंगा देते हैं। जो चीज़ अवेलेबल नहीं भी है, कोई यूनिक गाड़ी है आपकी और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, आपको पार्ट्स मिल जाएगा। आप आज से 8-10 साल पीछे चले जाए तो ऐसा नहीं था। तो उस पार्ट्स की परेशानी से वो गाड़ियाँ कचरा हो जाती थी, वो बाइक्स कचरा हो जाती थी। अब जब वो रिस्टोर होना शुरू हुई हैं, इवेंट्स होने शुरू हुए हैं, तो लोगों को उसका शौक़ मज़ीद बढ़ा है, इसीलिए पुरानी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई और शौक़ भी बढ़ गया। अब आप ढूंढने जाए तो आपको नहीं मिलती। पहले आपको जगह जगह पड़ी मिल जाती थी कि यार मैकेनिक की शॉप के बाहर इस तरह की गाड़ी खड़ी है, मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब नहीं मिलती। ज़बरदस्त। अच्छा सर शाहिद साहब आप एक चीज़ बताइएगा, मैं जो थोड़ा बहुत मार्केट को देखता हूँ ना, यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें देखी। मैंने ये देखा कि फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जेड प्रोडक्ट लेता हूँ, वो मार्केट में किसी भी रीज़न की वजह से नहीं बिक पाती, 6-8 महीने गुजर जाते हैं, उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। सिर्फ 2-3 चीज़ें पाकिस्तान की मार्केट में ऐसी हैं कि जो आपने ली होती हैं 10 साल बाद भी आप बेचते हैं, वो ऊपर जाके पैसों में बिक्री होती है। उनमें से एक प्रोडक्ट ये ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के ख़ास तौर पे। सर इस वक्त बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी बच्चों के हवाले, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें लॉस होने के चांसेस इस वक्त लेस देन 1% है। देखिए दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे पुरानी, जब आप जैसे मैं एक मिसाल, करोला आपने खरीदी 1986 में, ठीक है, उस समय 86 में तो बच्चों को याद पता भी नहीं होगा कितने की थी करोला, लगभग 2,10,000 रुपए की थी, ब्रांड न्यू करोला, ब्रांड न्यू, ठीक है, अनरजिस्टर्ड ब्रांड न्यू, ठीक है। आज 86 की करोला ब्रांड न्यू कंडीशन में आप खरीदे ना तो 20 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगी, ठीक। तो वैल्यू सोच लें क्या वैल्यू हुई। तो वाहिद पाकिस्तान कंट्री एक ऐसा है दुनिया में, इंडिया में भी ऐसा नहीं है, दुनिया में वाहिद एक पाकिस्तान कंट्री ऐसा है जहाँ पे वैल्यू ऑफ द कार कंप्लीटली गोज अप ऑल द टाइम। कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जब वैल्यू बढ़ेगी नहीं ना। अगर वीगो हमने खरीदी थी, अगर रीवो खरीदी है आपने 2017 में 43,000 की, 43 लाख की थी, 4.3 मिलियन की। 17 की वीगो अभी खरीदने जाए तो करोड़ रुपए की है। क्या सर इतना जबरदस्त किस्म का तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। यही ना जिस पर 2017 में अगर एक बंदे ने वो परचेज किया और वो आज बेच दे, चलाते हुए लाख किलोमीटर चला दी, यूज करने के बाद उसकी सूरत हाल है। ये बड़ा तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, और पाकिस्तान में बच्चों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि शौक भी गाड़ियों का होता है और ये बाइक का होता है, तो इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए हर बच्चे को। मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा उसमें रिस्क ले, सोचे समझे, उसको समझने की कोशिश करे। बहुत सारे उन्हीं में से हम, वही बच्चों में से मैं भी एक हूँ ना। आज इस उम्र में मैं भी उस जमाने में एक बच्चा था ना जब शुरू किया था। तो आपको भी अभी शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा, आपको नॉलेज गेन होगी, आपके लिए ये पता चलेगा इसमें और क्या कर सकता हूँ मैं कि इसकी वैल्यू बढ़ कैसे जाए, हाउ विल यू एक्सपैंड द वैल्यू, तो प्रॉफिट और कैसे बढ़ सकता है। अभी जैसे अभी रिसेंटली और बात बताऊँ, साकिब भाई से मैंने कहा
कि एक बाइक के बारे में, कावासाकी की एक बाइक है, वो मैंने कहा इनसे मुझे दिला दें, किसी दोस्त के लिए मुझे चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, नई बाइक मैं नहीं चलाता हूँ। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ शायद भाई एक दोस्त के पास खड़ी है, मैं चेक करके बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो 40 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने 40 लाख रुपए मांग रहे हैं यार, 20-22 की तो मिलती है। बोले यार उसमें 16 लाख रुपए सामान लगा हुआ है, 16 लाख बाइक पे 16 लाख रुपए सामान लगा हुआ है। ऐसी है सर की बाइक। मतलब ये कहते हैं ना कि वो बकरा महंगा था तो उन्होंने बोला कि टच स्क्रीन बकरा। हाँ टच स्क्रीन, वही है, टच स्क्रीन का बाइक है ये। क्या सर इतना मार्जिन, मुझे मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बातें हैं ये, लेकिन वाकई इतना प्रॉफिट। तो बच्चों को इम्पोर्टेंट ये है कि दे हैव टू एंटर एट द राइट एज। अगर लेट सपोज 16, 17, 18 साल की उम्र इज द राइट एज टू गेट इनटू दिस हॉबी एंड थिंक इट एज ए इन्वेस्टमेंट। इसको पहले ये सोचें कि इन्वेस्टमेंट है मेरी, खुद भी यूज करें, लेकिन हाँ समझ के। तो खुद यूज भी वैसी होगी फिर। ओ जबरदस्त बात की कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो यूज भी उसी हिसाब से होगी। इसमें ये भी है ना कि आप इसको एज अ प्रोफेशन या बिजनेस नहीं भी करना चाहते ना, तो 1 से 2 प्रोजेक्ट करने चाहिए लाइफ के अंदर। उससे क्या होता है कि जो बाइक का बेसिक होता है ना, मेंटेनेंस के हवाले से और उसकी जो है टेक केयर के हवाले से, उस पर आपका जो है ग्रिप आ जाती है, कम से कम समझ आते हैं। ठीक है। फिर आप पुरानी भी कोई चीज़ ले लें तो आप तंग नहीं होते उससे। मैं असल में यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था। मैं फॉर एग्जांपल देखें सर, एक चीज़, मैं चूँकि फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ ना, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अभी आप लोगों ने ये बात की कि एक फिनिश गुड अगर हम ख़रीदें और उसको बेचें तो उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो सकता जितना ख़राब चीज़ ख़रीद के उस पर खर्चा करके उसको बना के उसको बेचें तो शायद प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक ऐसी बाइक खरीदता है जिसको यूजुअली लोग मार्केट में ख़रीदने को इसलिए तैयार नहीं क्योंकि वो ख़राब है। अब वो उस बाइक को ख़रीदने के बाद जब उस बाइक को बनाता है, उस बच्चे को बेसिक किस्म की नॉलेज जो बाइक्स के हवाले से होनी चाहिए वो नहीं है। तो उस हवाले से मुझे ज़रा बताएं, या मेरे बच्चों को इस तरह बताएं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को देखनी चाहिए और किस तरह वो ये जो गैप है वो इसको फिल कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि वो बच्चा सीख जाएगा, वो किस तरह ये चीज़ हो सकती है? ऐसे तो प्रोजेक्ट करने के भी 2 तरीके हैं ना, एक तो पैसे से और एक अपने इंटरेस्ट से। आपने चीज़ ले ली और मैकेनिक के हवाले कर दी, मैकेनिक ने आपको एक एस्टिमेटेड टाइम और खर्चा बता दिया, सही है। अब आप उस टाइम का वेट कर रहे हैं पैसे देके, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको। प्रॉफिट हो सकता है सेल परचेज में, लेकिन जो आपने गेन करना था ना वो नहीं हुआ। एक्सपीरियंस देख के जो अब जो आप अगला प्रोजेक्ट भी करेंगे ना तो भी आप टेक्निकली जीरो ही हैं। प्रॉफिट कमा लिया आपने उसमें, लेकिन आपने टेक्निकली कुछ गेन नहीं करा, नॉलेज नहीं। तो आपका उसके अंदर इन होना उस प्रोजेक्ट में ज़रूरी है मैकेनिक के साथ। उससे 2 चीज़ें होंगी कि आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा, मैकेनिक का कम हो जाएगा। मैकेनिक ने तो आपसे एक डील कर ली ना, वो तो उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका कब बढ़ जाएगा जब आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बिल्कुल ऐसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो एक यहाँ का है सिस्टम, तो आपका उसमें शामिल होने से आपकी दोनों चीज़ें होंगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा और आपका जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं आप, वो आपके अगले प्रोजेक्ट में आपको मजीद फ़ायदा देगा। तो आपका उसमें शामिल होना, पार्ट्स की परचेजिंग, पार्ट्स की रिपेयरिंग, चीज़ों को देखना, काम होते हुए समझना, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, फिर एक चीज़ मुझे बताएं ना कि देखें इस वक्त अगर हम कराची की लोकल मार्केट देखें ना, तो वो जो आम तौर पे जो 70 सीसी हो गई, 125 सीसी या 110 या इस तरह की जो बाइक्स हैं जो आम तौर पे रोड्स पे नज़र आ जाती हैं, वो एक बड़ी क्वांटिटी में। तो एक मार्केट तो ये हो गई जिसको हम कह सकते हैं कि एक मैस लेवल की मार्केट है। दूसरी तरफ एक नीश मार्केट है जिसमें हैवी बाइक्स आ जाती हैं। हमारे स्टूडेंट्स को अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डेवलप होता है, यूजुअली ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो खासतौर पे वो हैवी बाइक्स की तरफ ही जाएंगे, तो क्या आप क्या समझते हैं कि वो बाइक जो यूजुअली रोड्स पे नज़र आ जाती हैं, वो बिजनेस करने के लिए, ये इस किस्म का बिजनेस करने के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है या इस तरफ आना चाहिए? देखें, शौक का जब मामला आता है तो आप लाजमी हैवी बाइक की तरफ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही शौक होता है यूजुअली बच्चों का। अच्छा, लेकिन जो हमारे यहाँ इस वक्त मामला है कि लोग उस पर क्यों नहीं जाते, क्योंकि समझ नहीं। अब टूरिंग का ट्रेंड आया हुआ है जी, लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, लेकिन 90% लोग जो है वो 150 और हमारी जो 100 इस वक्त मार्केट में है उन्हीं पे जाते हैं। उसकी वजह है कि जो रोड साइड रिपेयर है वो उससे डरे होते हैं। एक अगर उनका वायर भी टूट गया, फिर बात वहीं आ जाती है कि उनको खुद नॉलेज नहीं है। राइडर जो है टूर करने वाला, उसको अपना जो बेसिक मेंटेनेंस है वो सब आनी चाहिए। उसका ब्रेक्स की मेंटेनेंस, उसका एक्सीलेटर वायर, उसका क्लच वायर, छोटे छोटे फॉल्ट फ्यूज वगैरह चेक करना, ये उसको खुद आना चाहिए। उसके पास अपना टूल होना चाहिए।
जब रोड साइड रिपेयर करेगा तभी तो टूर करेगा। अब वो हर 100-150 किलोमीटर के बाद मैकेनिक ढूंढ रहा होगा तो उसका टूर बर्बाद हो जाएगा। काजी साहब एक बात और आपको ऐड कर दूं साकिब भाई की बात में। देखिए मसला ये है कि आपने सवाल किया ना कि एक मास है, ठीक है। अच्छा, मास में मैं भी शहर में रहता हूँ, आप भी शहर में रहते हैं, बच्चे भी इसी शहर में घूमते हैं। इस मास में कितनी बाइकें 70 चाइनीज 70 अच्छी कंडीशन में नजर आई आपको? बहुत ही कम, बहुत कम है। बहुत कम। अच्छा, जो अच्छी कंडीशन में होगी, जो भी होगी, एक बाइक लेट सपोज 100 में एक अच्छी है, तो आपका ख्याल है उसकी कीमत थोड़ी फर्क होगी उसके दूसरी बाइकों से? सही कह रहे हैं, नहीं इतना कोई खास फर्क नहीं है कि जो है ना वो नहीं, फर्क होगा इस सेंस मतलब में ये जब बेचने के लिए जाएगा ना वो, appreciated, सही सही। जब बेचने जाएगा ना, जो जिसके मडगार्ड टूटे हुए हैं, जिसके साइड कवर्स नहीं हैं, जिसकी हेडलाइट नहीं चल रही है, उसकी एक कीमत होगी, और एक है जिसकी हर चीज चल रही है, हाँ, और हर चीज लगी सही, हुई सही, सही, है, वो तो फर्क उसकी कीमत फर्क सही, फर्क होगी। होगा। बेचते वक्त भी डीलर के पास जाके, जो यूज बाइक डीलर्स है ना अकबर रोड पे, वो भी उसके ज्यादा पैसे लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने अच्छी कर ली अपनी बाइक। ठीक है, तो ठीक है, ठीक एक है। चीज और भी है ना कि अगर आपकी बाइक बहुत अच्छी होगी हाँ, तो चोरी हो वापस आएंगे तो गई, नहीं चोरी हो गई। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी एक पार्ट है इस शहर का। अल्लाह अल्लाह खैर करे, हाँ, ये भी हालात है। जी हाँ। लेकिन सर एक और चीज़ जो यूजुअली फॉर एग्जांपल एक आम बंदा जिसको जाहिर है सर ये एक टेक्निकल चीज़ है, मैं कहता हूँ ना जिस तरह जिस्मों के लिए डॉक्टर्स होते हैं ना, उसी तरह सर आप जो है ना वो गाड़ियों के और बाइक्स के डॉक्टर्स हैं। इतनी टेक्निकल चीज़ें एक आम बंदे को, मुझ जैसे बंदे को पता नहीं हो सकती। नहीं काजी साहब, लेकिन एक बात सुने, आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका एक सब्जेक्ट है ना, आपका ख्याल है उसका रियाज आपने कितने साल किया? मेरे ख्याल में मैंने शायद 10-15 साल तो 10-15 साल का रियाज करके आप पढ़ा रहे हैं, हाँ सही है। ठीक है। सही है। तो उस 10-15 साल में जिन उस्तादों से आपने सीखा, वो उस्तादों का रियाज भी आपके साथ शामिल है? बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 100 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, जो आप सिखाना शुरू कर रहे हैं बच्चे को, जो सिखाते हैं आप। ऐसा ही वो बढ़ता जा रहा है और ऐसा- क्योंकि आपने एक उस्ताद से पढ़ा, वो उस्ताद ने 20 साल पढ़ा, उस उस्ताद ने 20 साल पढ़ा, उसके उस्ताद ने 20 साल पढ़ा, तो 100 साल का है आपको इनहेरिटेंस मिला, साइकिल मिला पूरा। तो उस 100 साल के बाद आप इतनी बात कर सकते हैं बच्चों के सामने, वो एक्सपीरियंस। तो ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा ही है। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस तो है ही नहीं ना इस फील्ड के अंदर। अब आप next चाहें यही कि question की कहीं तरफ से आ रहा बाइक्स था। की हाँ, ट्रेनिंग ले लें, हाँ। या स्पोर्ट्स कार्स की कहीं आप किसी जाके इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लें, अभी तो ऐसा लेवल नहीं है। तो आप या तो अपनी ख़राब गाड़ी से सीखते हैं या किसी उस्ताद से सीखते हैं। अब मैं भी इस फील्ड में जब मैंने कदम रखा, बाइक्स का शौक तो था, बाइक ले भी ली एक ऑप्शन से, पुलिस से, एक उस्ताद थे, उनसे कहा कि आप बना दें। मैं उस वक्त एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन था शॉन में। तो सर क्या थे आप? शॉन एयर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन अच्छा, इसके साथ आप नहीं चला? अब बेसिक फील्ड में जबरदस्त, ये तो मैं तो बाइकों का शौक था, बाइक रखते थे, वो उस्ताद के हवाले कर दी, उस्ताद ने जी खोल दिया। वो उस्ताद बेसिकली थे इंग्लिश बाइक्स के मैकेनिक। अच्छा, तो वो पूरी जो था ना, उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज होती है जैपनीज से, ब्रिटिश बाइक्स की। उन्होंने खोल तो लिया, लेकिन अब वो फिटिंग के टाइम पे वो जब वो बेचारे ना कर सके तो वो गायब हो गए। ओ अब बाइक मेरी खुली हुई, वो लकड़ी की आम बिल्कुल की, ऐसे जैसे डॉक्टर ने खोल दिया, सर्जरी कर दी, अब गायब है अब डॉक्टर। इंजन का सामान जो है वो लकड़ी आम की पेटियों में मेरे पास, और मैं गाड़ी में ले लेके उसको एक मैकेनिक के पास कर दिया। कोई कहे भाई फला दिन आना, कोई कहे 3 महीने बाद आना, कोई कहे जी नया इंजन डालेगा, नहीं बनेंगे। तो वो फिर मैंने उसी बाइक से सीखा, उसको तैयार किया, खुद रेडी किया, ऑन रोड किया, चलाया, उस पर टूर किया, मैकेनिक बन गया। तो यहाँ ऐसे ही सीखते हैं। सर मैं असल में यही पूछना चाह रहा था कि देखें, अगर मैं बाइक्स के हवाले से बात करूँ ना कि मुझे बाइक्स की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में वो छोटा आ जाता है जो एक मैकेनिक के पास काम कर रहा है, जिसका काम ये है कि या तो वो पाने पकड़ा देगा या वो छोटा मोटा काम कर लेगा। वो वहाँ से स्टार्ट लेता है जहाँ से उसकी ट्रेनिंग होती है, और साल 1.5 साल 2-3 साल बाद वो ट्रेनिंग करके इस काबिल हो जाता है कि वो बाइक्स बना सके। लेकिन दूसरी तरफ उसकी एजुकेशन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। हमारे स्टूडेंट्स किस तरह अपनी स्टडी के साथ साथ, ख़ास तौर पे अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाते हैं, कम से कम जाहिर है इतनी टेक्निकल नॉलेज तो उनके पास ना हो, क्या बेसिक लेवल की नॉलेज उनके पास हो कि अगर वो बाइक्स परचेज कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ें मेजरली देख लें कि यार क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर हम 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद इस पर थोड़ा सा खर्चा करके इसको बेचें तो हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें।
आप क्या समझते हैं कि किस तरह उनको गाइड देखिए करेंगे? पहले जो आपने वो छोटे बच्चे वाली बात की ना, अब वो चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि वो जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है ना, बाइक्स स्विच कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहले मैकेनिकल ज़्यादा था, अब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो जो सिखाने वाला है, जो मास्टर है ना, उसका भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बच्चे का तो बाद में, जिससे वो सीख रहा है उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बच्चा अगर पढ़ भी जाता है, बेसिक भी कर लेता है, वो सीखते सीखते मैट्रिक इंटर, तो जो उस्ताद है, उस्ताद को ही कुछ नहीं आता तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो अब उस्ताद का भी तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, फिर आप आगे चलेंगे। वरना अगले 5 सालों में जो हमारे पुराने मैकेनिक्स हैं वो वहीं रुक गए जहाँ तक वो थे। वो हाँ, वो अपग्रेड नहीं कर वो सकते। आज के मॉडलों के साथ कम्पीट नहीं कर सका है। तो इसीलिए पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम जब गाड़ियां बनाते थे ना, पुरानी बात है, हम तो 50 साल हो गए गाड़ियां बनाते हुए हमें तो गाड़ियां बनाते थे तो उस ज़माने में पार्ट्स तो मिलते नहीं थे। ठीक है, पार्ट्स का बहुत सीरियस इशू था। और खैर है, आपके पॉडकास्ट के हवाले से एक सवाल बता देता हूँ कि पाकिस्तान में पार्ट्स इंपोर्ट जो है ना वो बैन है। अच्छा, ये आप लोग शायद बहुत कम लोगों को पता है कि पार्ट्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स इज नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट। ठीक है, उसके बावजूद सारे इंपोर्टेड माल मिलता है, जस्ट टू क्लियर इट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता था। और मेरे पास हमेशा से एक और भी आपको बच्चों के लिए मैं बता दूं कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि ये जो है ना पुरानी गाड़ी को रखना, उसकी प्रेस्टीज वैल्यू भी एक अलग है। वो एंटीक होने की वजह से। जी हाँ, अच्छी कंडीशन में पुरानी गाड़ी नजर ही नहीं आएगी। तो अगर अच्छी कंडीशन में पुरानी एफएक्स भी है तो उसको भी लोग देखते हैं कि यार ये कहाँ से आई है, कैसे सही कह रहे हैं। वो तवज्जो लोगों की तवज्जो होती है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो अच्छी गाड़ी रखनी जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है ना, ताकि आपने तो हम जब जवान थे तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे जैसे आज आपके छोटे बच्चों के जवानों के पास नहीं होते। मेरे पास तो नहीं होते थे, अब्बा के पास अगर हैं तो मेरे पैसे तो नहीं है, तो अब्बा ने तो नहीं देने भाई। तो हम ऐसी ही गाड़ी ढूंढते थे जिसमें हमारी इज्जत भी बढ़े। ठीक है, तो मैंने पहली गाड़ी अपनी ली थी तो वो भी मर्सिडीज बेंज थी, पुरानी। अच्छा, एयर कौन सा एयर? मेरा ख्याल है मैंने पहली मर्सिडीज ली थी 66 की। ठीक है, तो वो पुरानी खचाड़ा थी एकदम, वो हमने खरीद ली। उतने ही पैसों में हमें पैसे मिल सकते थे उस जमाने में, 10-12 हज़ार रुपये अब्बा देते थे। 16,000 रुपये की मजदा होती थी। मजदा 1500 16,000 रुपये की थी, याद होगा आपको? नहीं, इनको भी याद नहीं मैं होगा। तो बहुत छोटा हाँ, ये तो बहुत छोटे हो गए, इनको भी नहीं याद होगा। मैं अब्बा की गाड़ी लेने गया था, फैक्ट्री से लेने आया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जब अच्छी कंडीशन में आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये है। और एडिंग टू व्हाट ही वाज सेइंग कि कैसे मैकेनिक बनते हैं, मैं ये सिर्फ बता रहा था कि उस ज़माने में जब पार्ट्स की दुकानें गरीब लोग चलाते थे, पार्ट्स की दुकानों में बैठने हम जैसे लोग नहीं बैठा करते थे। हाँ। ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, आज जो पार्ट्स वाले हैं ना वो सबसे महंगे तरीन घरों में रहते हैं। इतना प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन भी है, और मार्केट इतनी बड़ी है भाई। मार्केट भी बहुत सही। ठीक है, ये जो आप एक दुकान पे जाके देखें तो पता है वो दुकान में कितना माल पड़ा होगा। एक छोटी इतनी सी दुकान है इस साइज की, कितना माल होगा? 15 करोड़ रुपए का माल है उसमें। 15 करोड़? जी, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, और गाड़ी में जाएंगे तो 20 करोड़ 50 करोड़ का माल है। 15 करोड़ उस सूरत में कि जब आप किसी खास ब्रांड पे काम हाँ, और साढ़े ओवरऑल काम करना चाहते हैं तो 15 करोड़ कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि पढ़ाई करके पैसे नहीं कमा सकते। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत अंडरस्टैंड करना बच्चे के लिए। पढ़ाई करके उसको ये अपॉर्चुनिटी की गेज क्रिएट हो जाएगी कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है। सही। ठीक है, बच्चा समझता है मैंने ग्रेजुएट किया तो अब तो मैं सीईओ की सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये कैसे होगा, हाउ विल आई गो देयर। तो आपको जो पजल है ना, जिक्सॉ पजल जो लगा हुआ है दुनिया में, वो ज़्यादा खुलने लगेगा आपकी पढ़ाई से। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो आप धंधे में निकल सकते हैं उसी तरह। डिपेंड करता है हाउ डू यू वांट टू डू इट। बट एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान ये समझता है कि मैंने पढ़ाई कर ली है, अब तो पैसे कमाना मसला ही कोई नहीं। ऐसा नहीं है भाई, वरना सारे जितने दोस्तों ने आज तक पढ़ाई की है वो सारे रईस होते। कोई फॉर्मूला थोड़ी सीखोगे भाई सक्सेस का फॉर्मूला आ गया। सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सक्सेस, दिस इट हैपेंस
कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग। जो बड़ा मशहूर कहावत है बड़े फिलोसोफर साहब की कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट ये है कि कंटिन्यूएशन करना, कंटिन्यू करना, चीज़ों को बार 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 करना। गिरो फिर उठ जाओ, फिर गिरो फिर उठ जाओ, फिर गिरो फिर उठ जाओ, फिर गिरो, वही जीतता है। वो सीख चुका होता है बहुत। हाँ, हर दफा गिरता है, हर दफा जीत जाता, सीखता है, फिर हर दफा गिरता है, फिर सीखता है। वो ब्रूस ली, पता नहीं बच्चे जानते हैं नहीं जानते हैं उसको, दुनिया का बड़ा मार्शल आर्टिस्ट गुजरा है। ही डाइड एट द एज ऑफ 32, ठीक है। अच्छा। और अभी उस जमाने में वो फेमस हो चुका था ब्रूस ली। तो उसने कहा था मैं उससे नहीं डरता जिसने बड़ा अच्छा मार्शल आर्ट सीखा है, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 दफा प्रैक्टिस किया हुआ। ओ तो ये इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि गाड़ी के हवाले से भी हुई है कि गाड़ी अगर आप खरीदते हैं एक दफ़ा और उसको उसके प्रोसेस में घुसते हैं, जैसे ये कह रहे थे ना कि उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करेंगे आप, मतलब व्हाट डू यू हैव टू लर्न इट बाय डूइंग इट। द सेम है विच आप जो कोर्स पढ़ाते हैं वो अगर बच्चा करे नहीं तो सीखेगा कैसे? ऐसा ही है। आपके लेक्चर तो नहीं सीख सकता है, लेक्चर से उसको जगह मिल जाएगी, समझ आएगी, ब्रॉड पिक्चर मिलेगी कि ये है। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, और जब अप्लाई करेगा तो भी होगा आगे कुछ। ऐसा ही है। तो जैसे कि कुरान, लोग कहते हैं कुरान पढ़ा हुआ है, मैंने हाफिज हूँ कुरान का, मैंने हाफिज कुरान का, तो क्या हुआ, मतलब हाफिज तो कोई किसी चीज़ की भी हाफिज हो जाओ, हाँ। ठीक है, मैं जाके ABCD हाफिज हो गया भाई, तो भाई उसका एप्लीकेशन क्या है? ये जबरदस्त। तो कुरान को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहले कुरान पढ़ें, फिर अंडरस्टैंड करें, और फिर अप्लाई करें, और फिर रिपीट करें, बार बार करते सेम यही करते रहें। हाँ, ये साइकिल चलाते रहे बार। और जिंदगी भर चलेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कुरान की एक दिन में आएगी नहीं। अच्छा सर, साकिब साहब आप ये एक बताइएगा एक चीज़ कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टूडेंट जब मैं जाता हूँ मार्केट में, मेरे पास कितनी रेंजेस में हैवी बाइक्स मौजूद हैं, पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराइएगा। दूसरी चीज़ मुझे बताइएगा कि मैं चाहता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसी बाइक हो जिससे मेरे ज़रा थोड़ी शोशा भी हो जाए, थोड़े मेरे भरम भी पड़ जाए अपने क्लास फेलोज पे, और अगर मैं जब डिग्री लेके या मैं अपना कॉलेज का जो एजुकेशनल जो मेरा जर्नी है उसको जब मैं फारिग हूँ, तो वो बाइक बेचने पर मुझे कुछ प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हैवी बाइक्स की रेंजेस का। लेकिन जहाँ प्रॉफिट की बात आती है ना, प्रॉफिट की बात तो ये है कि परचेजिंग की समझ होगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, बाइक से हटके कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास परचेजिंग के वक्त समझ नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। कोई भी चीज़ हो, तो बाइक्स में भी ऐसा ही है। आपको मार्केट का पता हो, उसकी वैल्यू का पता हो, उसको कैसे चेक करना है, उसकी कंडीशन क्या है, और बाइक्स में बहुत बड़ी चीज़ है उनका पेपर वर्क। ओह अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल के आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। बाकी चीज़ रह गई शौक की, या जो आपने कहा कि मैं अच्छा लगूं उस पर, या कोई शशके वाली बात, तो उसमें सबसे पहले चीज़ है कि आपका यूज़ क्या है। बाज़ लोगों को डेली यूज़ के लिए चाहिए, बाज़ लोग संडे राइड करते हैं, वीकेंड राइड करते हैं, बाज़ लोग टूर करते हैं, या बाज़ लोग जैसे आपने कहा कि सिर्फ मैं अच्छा दिखूँ उसके लिए। तो मैं अच्छा दिखूँ के लिए भी चाइनीज़ बाइक्स बहुत आ गई जो रेप्लिका कहलाती है। वो कॉपी होती हैं जापानीज़ की, कीमत कम है, बहुत कम है, और आप वो शो पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर बाइक्स रखने वाला राइडर होगा वो उनको नहीं लेता, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा अच्छा, तो मज़ा नहीं आएगा। नहीं, हाँ। तो ये दो अलग अलग चीज़ें। जिसको प्रॉपर शौकीन है वो जापानीज़ की तरफ ही जाएगा। तो उसमें थोड़ी सी ये है कि अगर वो अच्छे मॉडल लेता है तो वो फिर महंगे हैं, प्रॉपर ड्यूटी पेड बाइक है, महंगे हैं। आप लोग दोनों उस्ताद हैं, एक ज़माना जो असली ज़माना था ना उस्ताद और शागिर्द का, वो ज़माना आप लोगों ने नहीं देखा, वो ज़माना ही नहीं देखा आप लोग, वो मैंने देखा है। ठीक है, मैं रहा भी हूँ, किसी का शागिर्द तो रहा हूँ ना, उसके बाद ही सब कुछ सीखा है। तो शागिर्द जो होता था ना उस ज़माने में सर, वो ये होता था कि आप शागिर्दी ले लें, जैसे साकिब भाई की शागिर्दी ले लिया लेट्स सपोज, तो साकिब भाई सबसे पहले काम क्या कराते थे आपको पता है? वो नहीं, वो पहले कहते थे ऐसा कीजिए, मेरी जो बाथरूम है ना उसको साफ़ कीजिए डेली, डेली उसको साफ़ करें आप, और 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, 5 नहीं, अब यह गंदा है अभी भी साफ़ करें। तो 10-15 दिन तक तो सिर्फ बाथरूम ही साफ़ होता था। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो ये उसकी मैं मारने के लिए बिल्कुल उसकी मैं कि बेड़ा गर्क हो चुका था होता और बेड़ा गर्क हो चुका था।
और उसके बाद उस्ताद के पास अगर आप खुदा ना करे कोई मेहमान आ जाए, कोई खुदा ना करे कोई मेहमान आ गया उस्ताद के पास, तो आप बोले भैया ये झाड़ू तुमने सही नहीं दिए। साले सुबह से झाड़ू देने को कह रहा हूँ, तुम झाड़ू नहीं सकते। तो ये अभी आजकल के बच्चे इस चीज़ के वाकिफ ही नहीं है। सर ये तो ऐसा लग रहा है कोई तसव्वुफ में नहीं होता वो जो एक शेख होता है वो मुरीद की मैं मार रहा होता है, ऐसी है ऐसी होता था। और उसकी की वजह से आप जो क्वालिटी ऑफ पीपल होती थी ना वो बहुत फ़र्क होती थी। मैं जानता हूँ एक साहब को जो कि अभी भी आर्टिस्ट हैं, ये भी जानते हैं उनको, शहजाद नाम है उनका, वो बहुत मशहूर एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शाह फैसल साहब की भी तस्वीर बनाई है, इकबाल मेहंदी साहब, नाम भी सुना होगा आपने। तो इकबाल मेहंदी के वो शागिर्द हैं, ठीक है, यंग आदमी है अभी भी, इज़ नॉट ओल्ड, इज़ 42-43 ईयर्स ओल्ड। तो वो आप यकीन, मैं देख चुका हूँ उसके हालात, आप यकीन करें कि पूरे कमरे में पीक फेंक दी, पीक मुंह से पीक फेंक दी पूरे कमरे में, फिर साफ करो, और 7 दिन तक साफ कराते रहे उसको। ब्रश वर्श लगाने की बात तो बाद में है कि पेंटिंग का ब्रश लगाएंगे। तरबियत का इतना बड़ा रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आजकल के बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने कहीं जोर से डाल दिया तो जाके पेरेंट टीचर मीटिंग की हो जाएगी कि जी हमारे सर ने डांटा है। अरे भाई डांटा है हमें, तो जब डांट पिटती थी स्कूल में, मैंने कैंट पब्लिक स्कूल में पढ़े, डांट पड़ते घर में जाके बताने का मतलब है 2 जूते मिलेंगे वाले साहब से कि अच्छा डांट पड़ी है तो उसका मतलब कुछ गलत किया होगा। ऐसा नहीं होता था वहां जाके कोई शिकायत, कभी नहीं हुई शिकायत, हो ही नहीं सकती। उस्ताद होता था भाई, उस्ताद की बहुत इज्जत होती है। आज हम लोग यकीन करें, मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे प्रिंसिपल साहब के बेटे हैं, वो मुझसे सीनियर थे स्कूल में, आप यकीन करें अभी भी मैं उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बैठता हूँ, आज भी मैं उनकी इजाज़त के बगैर बैठता नहीं हूँ। जानते हैं उनको भी, ये भी जानते हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर मैं बैठता नहीं हूँ। उनको मैं कहता हूँ खान साहब, उनका नाम खान नहीं है उनका, वो अलवी फैमिली है, सलमान अलवी, लेकिन इज्जत के लिए मैं उनको खान साहब कहता हूँ सर बैठ जाओ, कहते हाँ भैया बैठो। आज भी, आज की तारीख की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरबियत है। उस्ताद, आप उस्ताद हैं तो शागिर्द को ये समझना पड़ेगा कि इट्स द उस्ताद इज एक्चुअली गॉड। ये अंडरस्टैंड, ये स्पेसिफिक फील्ड की बात होगी, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? ऐसे ही है कि हम टीचर हैं, हम उस्ताद हैं, लेकिन हम उस 4 दीवारी में उस्ताद हैं जहां हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं शायद उनको हमारी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हम इनके पास जाते हैं तो हम शागिर्द होते हैं, हम तालिब इल्म होते हैं, और सर जो है वो ज़ाहिर उस्ताद के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही फिर सिनेरियो बन जाता है, वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट सिनेरियो। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि एक तो ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे स्टूडेंट्स एक चीज़ देख रहे हो और वो सोचें, अचानक सोचने लग जाएं कि भाई हैवी बाइक लेनी, तो मुझे बताएं कि किस रेंज से, एक तो ये कि इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर भी, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू भी, कि किस रेंज से अच्छी बाइक्स, या चलें एवरेज बाइक से स्टार्ट होती हैं हैवी बाइक्स, और किस रेंज तक हो जाती हैं, यानी बच्चे हमारे किस रेंज में इसको परचेज कर सकते हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाके प्रॉफिट भाई मैं ख्याल 175-200 से शुरू करें ताकि उनको। हाँ वही कह रहा था, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जो पुरानी बाइक रिस्टोर होके मिलती हैं आपको, हम भी बनाते हैं और लोग भी बनाते हैं, एक वो कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी जिसमें आप नए मॉडल में आ जाते हैं EFI सिस्टम में, ठीक है, तो वो नई बाइक है, इनका तो एक थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस एक गैप है। जो नई बाइक्स में आप आ जाते हैं अगर EFI में, खुसूसन जैपनीज में, तो वो सब 10 लाख से ऊपर है, शुरू होती है, यानी कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई अच्छी या अच्छा मॉडल 10 लाख में भी नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन जिनकी कम रेंज है वो रीस्टोर्ड बाइक्स ले सकते हैं पुराने मॉडल की, वो इस पैसों में बहुत अच्छी मिल जाती है। अच्छा 10 लाख के अंदर भी, अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है, वो कार्बोरेटर सिस्टम होंगी पुरानी, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर रिस्टोर हुई है तो वो भी सही चलती है। यानी फ्यूल एफिशिएंट शायद इतनी ना हो। फ्यूल एफिशिएंट तो कोई भी नहीं होगी। अच्छा वो भी नहीं होंगी, जो EFI भी नहीं होंगी। देखें आप जिस कैटेगरी में जा रहे हैं ना, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, आप बाइक्स को लोग कम समझते हैं, आप कार से समझ लें, आप फरारी ले रहे हैं तो फ्यूल एवरेज थोड़ी वो हाँ उसमें तो नहीं देखेगा, आप बाइक की फरारी ले रहे हैं तो फ्यूल एवरेज का तो कहते हैं ना हाथी पाला है तो दरवाजे तो बड़े करने पड़ेंगे, वो तो देखा ही नहीं जाता। देखिए एक ऐड इसमें थोड़ा सा मैं कर दूं साकिब भाई की बात में कि 1-2 बाइकें हैं जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, जो छोटी बाइक, बड़ी बाइक है, हैवी बाइक है, जैसे 175 है या 200 है होंडा की, ये पुरानी बाइकें हैं, साकिब भाई ने बनाई हुई भी बहुत सारी, तो ये बाइकें फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि सिंगल कार्बोरेटर होती हैं, दे गुड टू रन, मतलब सारा दिन आप चलाते रहे, 100 रुपये में चल रही है, 200 रुपये में चल रही है,
जैसे 70 चलती है उसी तरह चलती है, लेकिन ये कम मिलती हैं, ये अवेलेबल नहीं है ना हर वक्त। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी की कम वजह से मिलती मार्केट नहीं है ही नहीं, खत्म हो गई। अच्छा खत्म हो गई। हाँ। शेप ऐसे हैं कि आज के लोग आजकल के बच्चे नहीं पसंद करते। मुझे ये बताएं कि ये CBR 250 अगर आप तो 170 और 200 का भी कह रहे थे, तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट CBR 250 लेना चाह रहा है और उसको लगता है कि मार्केट वैल्यू से मैं इतना शायद अवेयर ना हो, फुली अवेयर ना हो, तो किस रेंज से स्टार्ट होगी, किस रेंज तक ही मिल सकती है CBR मार्केट? 250 प्रॉपर इंपोर्ट अच्छी बाइक 8 लाख 8.5 लाख 9 लाख अच्छी बाइक, बहुत अच्छी बाइक, ठीक है। और जो रिपेयर होगी, रीपेंट होगी, कुछ होगा तो वो 7 की रेंज में भी मिल सकती है। अच्छा, और इससे कम रेंज में भी क्या कोई हैवी बाइक मिल सकती है? इससे कम रेंज में जब पीछे जाते हैं ना, तो फिर वही आप पुरानी बाइकों में आ जाते हैं, नॉन EFI में। तो वो जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए नहीं होती, क्योंकि वो तंग करती हैं। वो बात फिर वहीं चली जाएगी कि उसको बेसिक आना चाहिए। हाँ, Basic- ताकि आपको पता हो कहाँ काम निकाल सकती है, बेसिक क्या हो सकता आता है। हो तो फिर आप उधर जाएं, और आपको बेसिक नहीं आता तो आप आगे जाएं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हम पुरानी बाइक्स की तरफ जाएं तो शायद वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए एक आम बंदा जिसको इतनी नोहाव नहीं है चीज़ों की, बाइक्स की स्पेसिफिकली, वो आप रिकमेंड करते हैं वो इस तरफ ना जाए। उसका रीज़न ये कि चूंकि उसको नॉलेज नहीं है तो शायद वो मैकेनिक के पास खड़ा करेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। उस सूरत में ना जाए कि जब वो उसको जो है ना संभाल ना पा रहा हो, या उसके पास वक्त ना हो। अगर उसके पास वक्त है तो उस तरफ जरूर जाए, ताकि वो उसको सीखे experience उससे। मिले। सही है, ज़बरदस्त। और अगर वो अच्छी कंडीशंस की तरफ आए तो 8 लाख से वो स्टार्ट हो सकती हैं। अच्छा सर, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बच्चा जो आज CBR 250 या कोई भी एक्स्ट्रा बाइक, हैवी बाइक 8 लाख 7 लाख की लेता है, और वो उसको 3-4 साल चलाता भी है, अपना जो कॉलेज का टाइम है या यूनिवर्सिटी का टाइम है वो उस पर जाता है, आना जाना कॉलेज यूनिवर्सिटी करता है, 3-4 साल बाद वो उसको कुछ प्रॉफिट दे के जा रही है, या बाइक्स में भी वही पैटर्न है जो आमतौर पे चीज़ों का है कि वो डेप्रिशिएट होकर इसकी सस्ती। कोई मार्केट नहीं है कि जाके आप चेक कर लें। खवातीन का भी सर ट्रेंड मैं देख रहा हूँ आजकल ना, खवातीन बाइक्स वगैरह चला रही, तो कौन सी बाइक रिकमेंड करेंगे कि वो? ख्वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो तो है सीखने का। हाँ, ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स हैं जो ख्वातीन को सिखा रहे हैं, ख्वातीन ही ख्वातीन को सिखा रही हैं, वो भी एक अच्छा वो शुरू किया लोगों ने। इसमें चक्कर ये कि जो उसको हैंडल करना है ना, वो हमारी घरेलू ख्वातीन नहीं कर पाती हैं, कि भाई क्लच का मसला, ब्रेक का मसला, गियर्स का मसला। तो उनके लिए जो आजकल ये चार्जेबल आ रही है, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वो एक तरह की ऑटो है, गियर नहीं है उसमें, तो वो संभाल सकती हैं। हमने ऐसी एक बाइक बनाई थी तो वो ख्वातीन के लिए, कि 70 को ही कन्वर्ट किया था, अच्छा, उसको क्लचलेस कर दिया था और गियरलेस कर दिया। ओ अच्छा, ये ना आपको गियर डालना है, ना आपको Clutch, क्लच एंगेज बस इस करना है, ब्रेक और वो स्पीड। और सेल्फ भी कर दिया था कि आपने सेल्फ स्टार्ट की अच्छा और बस एक्सीलेटर ब्रेक्स। सर ये तो ज़बरदस्त है। तो वो अच्छा प्रोजेक्ट था, कई ख्वातीन को बना के भी दी हमने, वो अच्छा। आज भी चल रही है। तो अब ये है कि ये रिक्वायरमेंट के थ्रू ही हो सकता है, किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो हम बना के दे देते हैं। उसमें अच्छी बात ये होती है कि अब जैसे कोई ख़ातिन ये नई स्कूटियाँ या चला रही होती है ना, तो वो डिज़ाइन का फ़र्क है, तो वो उस रश में अलहदा दिख रही होती है। अब हमारा आपको मामला रोड के साइड के पता है, ख़वातीन के लिए परेशानी ज़्यादा है। अगर नॉर्मल 70 वाले शेप में वो जा रही हो ना, तो वो इतना नोटिस में, हाँ, नोटिस में नहीं आती। तो बेहतर ये होता है कि वो उस ऑटो की तरफ जाए। सर एक क्वेश्चन मुझे आपसे करना है जो थोड़ा सा रेलिवेंट भी है, कि अब ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, हमने पिछले तकरीबन कोई 40-50 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना ह्यूमन इंटेलिजेंस से जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। मतलब मैं अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करूं तो मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाना, मैकेनिक उसका बोनट खोल के एक चीज़ चेक करेगा, फलानी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, फलाना मसला, ये चीज़ खुलेगी तो पता चलेगा अंदर क्या है। ये एक लंबी बड़ी साइंस होती थी जो आम बंदे को पता नहीं होती थी। अब क्या है, कंप्यूटर सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर लेता है, भाई ये प्रॉब्लम है, फलानी जगह ये इशू है। आपको नहीं लगता ये ह्यूमंस के लिए थ्रेट है, आप लोगों के लिए थ्रेट है, आपकी फील्ड के लिए थ्रेट है ये? नहीं तो थ्रेट नहीं है इसके लिए, लेकिन एक मैं जोक सुनाता हूँ। मोइन अख्तर साहब का जोक है, अच्छा, और बहुत पुराना जोक है, ठीक है। मोइन अख्तर साहब ने वो जोक सुनाया था काफ़ी बड़ी महफिल में, मैं भी इस महफिल में था इत्तेफाक से। उन्होंने कहा एक जहाज़ बनाया साहब, और आप लोग सबको अलाउ किया गया, आप लोग उस पर इनॉग्रल फ्लाइट पर बैठ जाइए। इनॉग्रल फ्लाइट पर बैठ जाता है, जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ करने के बाद वो जहाज़ का जो कप्तान होता है, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, and in this aircraft everything is automatic digitally controlled, everything। फला भी ये भी कंट्रोल्ड है, एयर पैराशूट भी कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग, मतलब एल्टीट्यूड भी कंट्रोल है, लैटिट्यूड भी कंट्रोल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर।
and nothing can go wrong, nothing can go wrong, nothing can go wrong, nothing can go wrong, nothing can go wrong. AI का जवाब दे दिया आपको मैंने। जबरदस्त सर, जबरदस्त। मुझे थोड़ा सा माइक्रो सेकंड्स लिए मैंने पहुंचने में, लेकिन ये कि बहुत जबरदस्त। तो आपको लगता है कि नहीं थ्रेट नहीं है, सब सही चल रहा है? बहुत पुरानी रिसर्च है कि once you want to make the brain of a human being, it will be the size of the earth and still a man will be required to run it. ओह यस। तो आप रिप्लेस कैसे करेंगे ह्यूमन को? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एफिशिएंट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ ना, तो मैं आर्टिकल जब लिखता था तो मैं एडिटर को भेजता था पहले। अब मैं AI को भेज देता हूँ कि भाई इसको एडिट कर दो, वो एडिट हो जाता है। तो पेड AI में आप ही करा सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया, एफिशिएंसी हो गई ना, मुझे वेट नहीं करना उसका कि मैंने ईमेल किया है, वो जवाब देगा तो मैं पब्लिश करूँगा। डोंट हैव टू वेट, मैंने डाला, उसने खड़ा खड़ा कर करके भेज दिया, ये सही हो गया भाई। अच्छा, उसको मैं टोन भी कर सकता हूँ कि भाई ये गलत तुमने टोनिंग की है, तो वो सही करो, तो आई कैन डू दैट। तो इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो गया ना, ह्यूमन इंटरवेंशन स्टिल चाहिए होगा, एनीथिंग यू डू। आज भी कोई भी बाइक आप साकिब भाई के पास लेके जाएं, तो मैकेनिक है ना साकिब भाई, मैकेनिकली, तो इनके पास ले जाएं, आप स्कैनर लगा लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं यार शायद भी इसमें जो आवाज़ आ रही है ना, ये स्कैनर नहीं बता सकता। सच है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ आपकी जो है ना वो टेक्निकली आपका जो एक्सपीरियंस है वो लाजमी चाहिए होता। ठीक है, वो मशीन के छोटा सा मुझे किस्सा याद आ गया कि वो यामा के वेव रनर वाटर स्कूटर आते हैं, जेट स्कीज, तो वो हमारे क्लाइंट उनके पास हैं दो, तो वो लेटेस्ट हैं बिल्कुल नए EFI वाले। तो उसके लिए जहाँ से उन्होंने परचेज़ किए हुए दुबई से, और ईयरली वहाँ से टेक्नीशियन आता है और वो ईयरली मेंटेनेंस उसकी करके जाता है। तो उनके पास अपना लैपटॉप होता है, उसमें उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें सब चीज़ें। तो मुझे इन्होंने कॉल, जो साल के बीच में जो मेंटेनेंस होती है वो हम करते हैं छोटी मोटी, एक दफ़ा वो आते हैं। तो वो साहब आए हुए थे मेंटेनेंस के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप भी आ जाओ, तो मैं भी चला गया साथ ही। तो एक जो था ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ था और वो सारी चीज़ें चेक करते जा रहे थे कि सब चीज़ें ठीक आ रही। तो जब वो क्रैंक कर रहे थे ना सेल्फ उसको इंगेज कर रहे थे सेल्फ को, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि यार इसकी बैटरी के देखें एम्पेयर्स पूरे आ रहे हैं कि नहीं। तो वो अपने उसमें देख रहे थे, बैटरी के एम्पेयर्स नहीं बता रहा था सॉफ्टवेयर, उनका वोल्ट बता रहा था। तो वो कहने लगा 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। मैंने कहा 12 वोल्ट तो आपकी बैटरी है, ठीक है, बैटरी की जो पावर है ना वो एम्प्स में। तो मैंने कहा वो चेक करें, बोलो वो तो हमारे सॉफ्टवेयर में इसमें नहीं आ रहा और ये स्टार्ट नहीं हो रहा। हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई तो वो स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमें ये समझ थी कि एम्प्स कम है बैटरी के, सेल्फ को पूरी पावर नहीं मिल रही, वो स्टार्ट नहीं हो रहा। अब वो सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा था। वहाँ आपका एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी नहीं है कि सिर्फ AI इस पर्टिकुलर वे में, बट इन सो मेनी वेज यू ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड इन एनीथिंग यू डू विद AI ऑल्सो। इट इज़ वेरी पुराना। हम जब 1984 में पाकिस्तान में हमने कंप्यूटर बिजनेस शुरू किए थे, PC, ठीक है, वो PC को कोई जानता नहीं, PC होता क्या, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और वो 84 में जब मैंगो आया था, जब एप्पल आया था, तो हमने पाकिस्तान में खोला था लोकली असेंबल्ड मैंगो के नाम से। उन्होंने एप्पल बेचते थे, मैंगो बेचते थे, क्यों पाकिस्तान में मैंगो फेमस है ना, वहाँ का एप्पल फेमस है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि वो उसका बड़ा सिंपल फार्मूला होता था। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते थे उन्होंने हमें सिखाया था ये कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आप गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज निकलेगा, ऐसा ही है। तो ये नहीं हो सकता आपने कंप्यूटर पर लिखा के ABCD और सेंटेंस बना दो, नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड। तो ह्यूमन इंटरफेस चाहिए ना। तो AI का जो भी आप कर लें, जितनी बड़ी 30 मारखानी कर लें आप, सिर्फ ये होगा कि एक बड़ा और एक जोक आपको सुना लूँ उसी पे, कि एक AI का कंप्यूटर लगा था एक जगह, और वहाँ पे जाके मुझ जैसे बेवकूफ़ आदमी ने पूछा सवाल, बताया बटन, व्हाट यू वांट टू नो, तो कहना वेयर इज गॉड, सवाल किया मैंने। तो उसने तो चेक वेक किया पूरा, अपना सर्वर सारे चेक किए, सारी नॉलेज उसके पास थी। बोले द मोस्ट नॉलेजेबल इक्विपमेंट जो होता है वो गॉड होता है। बोले आई एम गॉड। उसे जवाब आई एम गॉड। तो
तो ये तो हो सकता है कि वो गॉड बन जाए, ह्यूमन तब भी नहीं बन सकेगा। अच्छा साकिब साहब, एक सवाल का मुझे जवाब दें। अभी आपने बातों बातों में ना बताया कि आप एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन थे और आपने वहाँ पे काम भी किया है। सर, उस करियर से, उस प्रोफेशन से अब आप इस प्रोफेशन की तरफ आ गए और अच्छा खासा टाइम आपने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। मुझे एक चीज़ बताएं कि अपने उस फैसले पर, वो जो आपने चंद लम्हों में लिया होगा कि यार वो करियर छोड़ना है यहाँ, आज उस फैसले पर क्या आप मुतमईन हैं या थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है? देखिए, उसमें रिग्रेट फील इसलिए नहीं होता है कि जब मैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन था ना, उस वक्त भी मैं बाइक करता। अच्छा, ठीक है ना, उस वक्त भी बाइक करता, अपनी हेवी बाइक भी जाता आता था। दूसरा, मैंने वहाँ से छोड़ा, फिर टोयोटा इंडस मोटर का प्लांट लगा था हमारे यहाँ, तो शायद 93 की बात है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था असेंबली लाइन में। वहाँ मैं इंजन असेंबलिंग कर रहा था, उस वक्त भी मैं बाइकर था। वहाँ से छोड़ के जब मैंने अपना वर्कशॉप किया, तो अब मैं बाइकर प्लस मैकेनिक हूँ। तो मैं अब अपनी जगह पहुंचा ना, वो तो मेरी जगह नहीं थी, मेरा शौक। वो कहते हैं ना कि अपने शौक को अपने कारोबार बना ले, तो आपकी सारी चीजें पूरी हो जाए। पैशन और प्रोफेशन ये सेम हो गए ना आपके, तो आप ये देखें, इसी में काजी साहब, इसी बात पे एक बात मैं बताऊं कि हम लोग ना एक कोर्स कराते थे। ये जो ना बताई ना बात कि इनका जो खाना था ना, इनको खाना मिल गया। उस खाने में जैसे फिट हुआ, हर चीज पहुंची वहीं पे, खाक जहाँ का खाना हाँ, तो हर चीज प्रॉपर हो गई। तो हम एक कोर्स कराते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को 6 दिन का कोर्स होता था, 12 आवर्स ए क्लास। अच्छा, 12 घंटे की क्लास, 6 दिन का कोर्स, ठीक है। और उसमें आप यकीन करें, जब मैंने शुरू में किया तो बड़ा लोग कम आते थे, लेकिन फिर उसका हाल ये हो गया था कि 100% अटेंडेंस होती थी, सारे बच्चे लगे होते थे मेरे साथ। उसमें एक्चुअली थोड़ा ड्रामा भी होता था, मेरे अपना जो स्टाइल का ड्रामा होता था वो ड्रामा भी होता था, लेकिन बेसिकली 2 बेसिक आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको ब्रेक करना होता था मुझे। एक आइडियोलॉजी है, अभी भी है बच्चों में, कि नो पेन नो गेन। एक आइडियोलॉजी, एक दूसरा है कि नो स्ट्रगल नो सक्सेस। ये 2 आइडियोलॉजी आज भी पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह। इन दोनों से मेरा डिसएग्रीमेंट है। नो पेन नो गेन से डिसएग्रीमेंट? 100% डिसएग्रीमेंट है। यू कैन गेन विदाउट पेन? यस, यू कैन 100% गेन ओनली विदाउट पेन। And you can only be successful without only struggle. If you are sailing smoothly, only success will happen. If you are not sailing success smoothly, there will be never success. क्योंकि there will be only chaos. बचाओ, बचो, सी करो, फायर फाइटिंग, यही कर रहे होगे ना भाई। तो जब स्मूथ सेलिंग होगी, तो इनका स्मूथ सेलिंग उसी वक्त हुई कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के दौर पे भी ये बाइक में ही जाते थे, बाइक में ही आते थे, और बाइक ही इनका पैशन था। जब इस एक्सीडेंटली become the manufacturer and the assembler of a bike, he got into his right footing, जिसमें इनको अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी की बाइक सही करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट को ये कहते हैं मैं नहीं करूँगा काम आपका, चले जाएं आप। ये मैं अपनी नज़र की बात, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मैं 10 दफ़ा देख चुका हूँ। नहीं, मैं बोले भाई क्या है साकिब भाई, क्यों? हमारी पहली मुलाकात भी, हाँ, इन्होंने पहली दफ़ा मिला था, इन्होंने नहीं भाई मैं घर आके नहीं बनाऊंगा, आपको बनानी है, मेरा शोरूम ले आए, वर्कशॉप ले आए। नखरे यानी सर के नखरे नहीं, बोले भाई अपनी मर्जी उस चीज़ को। अच्छा, उस चीज़ को समझते नहीं कि आपका ये जो सेटअप है ना, अब आप आज हम एक ये गैदरिंग कर रहे हैं, मैं कहूँ आप ये सब लेके मेरे वर्कशॉप पर। ओ सही, टूल्स हो गए, 50 तरह की चीजें होंगी, वो पूरा मोबिलिटी का इशू है। जो माहौल होता है ना उस चीज़ का, वो वहीं होता है जहाँ उसकी जगह। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक बाइक हम बैठे हुए थे इनके वर्कशॉप पर, उस जमाने में मैं डेली इनके वर्कशॉप पर बैठता था, क्यों बाइक एक बन रही थी मेरी, खराब बनती, अब नहीं बैठता हूँ क्योंकि बूढ़ा हो गया हो, बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर ना। तो वहाँ पे वो बाइक साहब आए, बाइक लेके, ट्रायम्फ की पुरानी बाइक थी, टाइगर कप थी शायद, टाइगर कप थी, क्या थी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बाइक पुरानी बाइक। नहीं, ये नया वाला जो बेसमेंट के बाद जो शॉप ली थी, वो डॉक्टर के शॉप के साथ। तो वो साहब आए, इन्होंने देखी, उन्हें भाई ऐसा है, साकिब भाई ने बोला ऐसा है कि ये बाइक तो मैं बनाती नहीं, मुझे नहीं याद, मुझे किसी ने बताया था। तो मैं जब चले गए तो मैंने कि नहीं, शायद भाई उसका जो हालात थे ना, वो आदमी चाह रहा था कि मैं बाइक उसको अभी सही करके अभी दे दूँ, ये बाइक को तो खोलने में 2 दिन चाहिए, क्योंकि पुरानी बाइक है, उसको आसानी से खोलना होगा, एक एक नट फ्रेजाइल हो जाता है ना, तो उसको कौन समझाएगा।
और पुराना क्लाइंट तो है नहीं कि कुछ समझे, नया आदमी आया कैसे करेंगे उसके साथ काम। तो बहुत दफ़ा इन्होंने मना किया, मुझे भी मना किया जैसा भी बताया मैंने आपको। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, आप किस जगह कंफर्टेबल हैं, वो कोर्स उसी का नाम था ना कि चेंज। पढ़ाई करने के बाद क्या करना है, MBA करने के बाद क्या करना है भाई, इंजीनियरिंग बनने के बाद क्या करना है, PhD करने के बाद क्या करना है वो कैसे पता चलेगा भाई? तो उसका तो कोई कोर्स नहीं है। इज देयर ए कोर्स? देयर इज नो कोर्स। भाई कैसे पता चलेगा क्या करोगे? तो वो कैसे ढूंढोगे? वो खाना तुम्हारा पहले से बना हुआ है, कहीं ना कहीं दुनिया में मौजूद हाँ, है। वो जगह कैसे फिट हो गए वहां हाँ, जाके? वहां जाके जब फिट हो जाओगे तो 100% सब कुछ सही होगा। और जिस तरह से लोग कह रहे होते हैं ना, अब आपने कहा कि जी वो घर वाली बात, तो उसके लिए फिर वैसा सेटअप चाहिए होता है। आपका एक प्रॉपर मोबाइल वर्कशॉप होना चाहिए। हाँ सही, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। फिर वो जाए और वो जो है ना रोड साइड हेल्प दे रहा है लोगों को, किसी की प्रॉब्लम है या घर पे काम कर रहा है, तो उसके लिए आपका पूरा मोबाइल वर्कशॉप चाहिए। ऐसा ही है, सही। यानी हर चीज़ का वो डिफरेंट टारगेट मार्केट होती है। अब जो मोबाइल वर्कशॉप है उसका टारगेट मार्केट वही कस्टमर्स हैं जो रोड साइड किसी प्रॉब्लम का शिकार हो गया, और जो जो एक फिजिकल वर्कशॉप है जो किसी एक्सवाइजेड एरिया में खुली हुई है, उसके लिए मोबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये ना, अब एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि भाई मुझे ये मेरी बाइक है, मुझे ये पूरी कस्टमाइज़ करनी है, लेकिन अपने घर पे करनी है, मैं कुर्सी डाल के बैठूंगा, आप मेरे सामने काम करेंगे। तो फिर वो काम भी तो उस लेवल का होगा, वो रेट भी तो उस लेवल के होंगे, वो टाइम भी तो उस लेवल का होगा। वो काम हम वर्कशॉप पे 1 महीने में करेंगे तो आपके घर पे हमें 6 महीने लग जाएंगे। क्योंकि हमें उस काम को भी तो टाइम देना है जो हम पीछे रन कर रहे हैं। ऐसा ही है, जो हमारे क्लाइंट सिर्फ आपको थोड़ी देख रहे या हैं। तो आप कहें भाई ठीक है, आपकी मंथली इनकम क्या है, आप बंद कर दें 6 महीने के लिए। बाकी कस्टमर्स को छोड़े, वो पैसे भी मैं दूंगा अच्छा, आपको। वो भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपनी क्लाइंटेज थोड़ी छोड़ दूंगा। ये भी है, सिर्फ पैसे ही थोड़ी होते हैं। वो भी नहीं हो सकता। हाँ भाई एक सिर्फ आखिरी आपको ऐड कर दूँ, ये आखिरी बात है मेरी, उसके बाद आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। काजी साहब, मैं एक चीज़ से और भी डिसएग्री करता हूँ लाइफ में, और वो है मार्केटिंग। अच्छा, ठीक है, मार्केटिंग करनी ही नहीं चाहिए किसी चीज़ की, करनी ही नहीं चाहिए। योर प्रोडक्ट इज योर मार्केट। इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, इट विल सेल लाइक हॉट केस, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग यू थिंक ऑफ। सर मतलब आप इस बात पे कायम हैं कि 100%। सर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया भर में, इतनी बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्री तक मार्केटिंग करते हैं तब तक ब्रांड है। जिस दिन मार्केटिंग बंद कर दे, खत्म हो गया, क्यों मोबाइल का है, कोई ब्रांड है आज? फरारी की कोई मार्केटिंग नहीं है, रोल्स रॉयस की कोई मार्केटिंग, और हार्ले डेविडसन का पास तो पैसे ही नहीं है मार्केटिंग करने के। तो मार्केटिंग तो है नहीं, वो तो उसकी एक लेजेंड है। लेजेंड है, इट्स ए लेजेंड, वो इज बिकम ए लेजेंड। बट उसके बाद तो पैसे ही नहीं है ना, मार्केटिंग कैसे करे? इतने पैसे उस पुरानी टेक्नोलॉजी में आज तक लगा रहा है वो कि उसकी दे डोंट हैव मनी टू ब्रिंग आउट द मार्केटिंग। कैसे करे मार्केटिंग? सर लेकिन मैं आपकी अब जरूरत भी नहीं, ब्रांड है। सर लेकिन मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा माजरत के साथ, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ। वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर सर की बात कर लें ना, सर किसी स्पेसिफिक एरिया में बैठे हुए हैं, अब मार्केटिंग की आप बात करें, वो सही है कि सर का नाम उस एरिया में स्पेसिफिकली हो जाएगा कि सर बहुत अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी रिपेयरिंग वगैरह, अच्छे वर्कशॉप है इनकी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सर चाह रहे हैं कि मैं एक मार्केट को ज़रा थोड़ा वाइड लेवल पे लेके जाऊँ, मैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट के लिए जाऊँ, उसके लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, या वो तो सर फिर टूल्स ऐसे हैं कि उसके बगैर तो शायद मैं नहीं समझता कि नहीं काजी साहब, वैसा नहीं है, आप यकीन कीजिए नहीं है। मैं आपसे इस पर शर्त लगाने को, आपको पता है, चलें आप फाइनेंस के वर्ल्ड से मैं पूछूं आपसे कि बिटकॉइन ने कौन सी मार्केटिंग की थी भाई? नहीं की वाकई, खुद ही कैसे? हाँ, वर्ड ऑफ माउथ। $9 का था, अभी कितने का है पता है आपको? $72,000 का है। $9 का था क्या? और डिजिटल करेंसी है, कोई मार्केटिंग नहीं की। तो कैसे मार्केटिंग हो गई भाई? हाउ डज एवरीबडी नो अबाउट? अच्छा, ये जबरदस्त बात है कि लोग मार्केट करेंगे, आप लोग मार्केट करेंगे, लोग करेंगे, वो नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं करेगा। आपकी मार्केटिंग वही एक्चुअल मार्केटिंग है जो लोग करेंगे। आज लोग कहते हैं टोयोटा खरीद लो, पाकिस्तान में करोला खरीदो यार बिक जाती है, ऐसी है ना, होंडा खरीदो यार बिक जाती है। एक ज़माने में आप लोग तो खैर पैदा भी नहीं होंगे, मोटरसाइकिल का नाम पता है क्या होता था? होंडा। मोटरसाइकिल यूज्ड टू बी कॉल्ड होंडा। अच्छा, मतलब होंडा का मतलब मोटरसाइकिल। हाँ, होंडा का मतलब मोटरसाइकिल। जैसे जीप, आज भी आप कहते हैं जीप, तो जीप तो एक प्रोडक्ट है भाई। जीप 4x4 को थोड़ी कहते हैं जीप, लेकिन पाकिस्तान में आज भी जीप कहते हैं 4। अच्छा, शायद भाई के पास जीप है, अरे जीप नहीं है भाई, 4x4 है। डायपर्स और पैम्पर्स का भी ऐसी है, डायपर और पैम्पर कैसी। तो मार्केटिंग उन्होंने कुछ की नहीं है, देयर इज नो मार्केटिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट
ये जो ओवरसेल मार्केटिंग की आज है दुनिया में, इसकी वजह से भी बच्चे बड़े डिस्करेज हैं। डिस्करेज है, मेरे पास $50,000 होंगे नहीं, मैं मार्केटिंग तो कर नहीं सकूंगा, मेरी तो मार्केट होगी नहीं। ये पहले से डिस्करेज है वो, जबकि ऐसा है नहीं। अरे प्रोडक्ट तो बनाओ, प्रोडक्ट तो मार्केटिंग खुद कर देगी। पता है एक और चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि हम जितने पुराने ब्रांड देखते हैं ना, जो आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्केट वैल्यू, और कौन सी मार्केट, मतलब उस वक्त तो मार्केटिंग टूल्स भी नहीं थे। वो कैसे बन गई भाई? हाँ, वो कैसे बन आज गया? जाइंट्स बने हुए हैं। ह्यूज जाइंट्स, बोला जाइंट नहीं है, ह्यूज। भाई आप बात इंस्टाग्राम पे आज एप्पल का कोई प्रोडक्ट का मार्केट दिखा, वाकई नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो कैसे बन गया भाई एप्पल? और सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू भी उसी की है। हाँ, सबसे ज़्यादा सही कह मतलब आप कोई भी मोबाइल ले लो और एप्पल ले लो, एप्पल की बिकता है। एक्चुअल मार्केटिंग इज द वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, दैट इज एक्चुअल मार्केटिंग। सर जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। सर मुझे तो लग रहा है कि ये पॉडकास्ट शायद ख़त्म ही ना हो, चलती रहे, लेकिन जाहिर है टाइम कंस्ट्रेंट है। सर मैं अपने व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया भाई आज की पॉडकास्ट के बाद। मैं ज़ाहिर आप लोगों की भी ओपिनियन जानना चाहूँगा कमेंट्स में। मैं सर शाहिद साहब का ही बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, सर आप आए और टाइम दिया। सर साकिब साहब ने भी टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंसेस दोनों ने शेयर किए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और किसी नए गेस्ट के साथ, नए प्रोफेशनल के साथ हम हाजिर होंगे। मुझे काजी मोहम्मद हारिस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।